हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया होंगे। सनराइज आरवीएस की क्लासेज इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मेरी ओर से भी मैं सभी का स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 10 आरवीएस से गणित का चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक का मतलब रियल नंबर्स, यानी ऐसी संख्याएं जो रियल है, वास्तविक है, उन संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, देखिए। तो वास्तविक संख्याएं, एक पढ़नी है इसमें अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। और एक पढ़नी है इसमें अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। तो सबसे पहले है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती है? अभी तक हमने जितनी भी प्रकार की संख्याएं पढ़ी है वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्या ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं। मतलब जैसे क्लास है, क्लास में हमें बच्चों की गिनती करेंगे तो कहाँ से करेंगे? हम एक से करेंगे गिनती। तो ऐसी संख्या जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं वो प्राकृत संख्याएं होती है। अब किसी भी वस्तु की अगर गिनती करेंगे तो माइनस में तो कर नहीं सकते, नहीं हम 0 से कर सकते हैं। शुरू कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, तो इस प्रकार अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं ये सारी सारी प्राकृत संख्याएं हैं। प्राकृत संख्याओं के बाद में हमने पूर्ण संख्याएं भी पढ़ी है। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं यानी ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, अगर इनमें शून्य को भी मिला लिया जाए, अगर शून्य को भी हम शामिल कर लें तो शून्य सहित प्राकृत संख्याएं, 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार ये अनंत तक सारी सारी पूर्ण संख्याएं होती है। यानी जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती है ये सारी सारी पूर्ण संख्याएं भी होती है। लेकिन ये ध्यान रखना कि सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में 0 भी शामिल होता है। पूर्ण संख्याओं के बाद में फिर पूर्णांक संख्या भी हमने पढ़ी है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या क्या होती है? जीरो है, 0 से अगर हम बाईं तरफ लिखेंगे तो माइनस वाली संख्याएं आती है, -1, -2, -3, -4, इस प्रकार इधर अनंत तक। अगर दाईं तरफ लिखेंगे तो प्लस की संख्याएं आएगी, 1, 2, 3, 4, ऐसे यहाँ भी अनंत तक। तो सभी ऋणात्मक अंक, सभी धनात्मक अंक और शून्य, ये सभी अंक, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। यानी शून्य सहित सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी धनात्मक संख्याएं, सब पूर्णांक संख्याएं कहलाती है।
पूर्णांक संख्याओं के बाद में फिर हमने परिमेय संख्याएं भी पढ़ी है। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिसे हम p बटा क्यू के रूप में लिख सके, जहां q इज इक्वल नॉट जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों पूर्णांक को उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी p बटा q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं जिनमें q जीरो नहीं होना चाहिए, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं में जैसे 3/5 है, ये परिमेय संख्या है। 2 है तो ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। 0 है तो ये खुद 0 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ 0 p है और 1 जो है q है। तो 1 जो है ये q है और q किस स्थान पर है, 0 नहीं है, तो 0 भी परिमेय संख्या होती है। 0 के अलावा 22/7 ये परिमेय संख्या है, यानी जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सके, जहाँ p और q दोनों पूर्णांक हो और q 0 के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्याओं के बाद में फिर हम पढ़ेंगे अब अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं तो जैसे उल्टा कर लो परिमेय संख्याओं का, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं में एक तो ऐसी संख्याएं आती है, रूट के अंदर ऐसी संख्याएं जिनका कोई रूट नहीं हो, जिनका रूट नहीं निकले, जैसे √2 है, √3 है, √5 है। रूट के अंदर आने वाली ऐसी संख्या है जिनका रूट नहीं हो, रूट नहीं निकले, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इनके अलावा पाई के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो एक पाई भी अपरिमेय संख्याएं होती है। पाई के अलावा अंत में आपने पढ़ा होगा अनबसानी अनावर्ती संख्याओं के बारे में, जैसे 0.01, 001, 0001, इस प्रकार ये आगे बढ़ती जा रही है। मतलब ये इसका जो दशमलव प्रसार वो नहीं तो शांत है और नई फिक्स अंकों की यहाँ आवर्ती हो रही है, तो इसको हम अशांत अनावर्ती वाली संख्या बोलते हैं। और ये जो संख्याएं होती है ये भी अपरिमेय संख्याएं होती है। तो इतनी सारी संख्याओं के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया। तो ये सारी जो संख्याएं होती है, इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इन सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। इन सब संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब वास्तविक संख्याओं के अलावा और कोई भी संख्याएं होती है क्या? ये भी क्वेश्चन, वास्तविक संख्याओं के अलावा और भी संख्याएं होती है, तो वास्तविक संख्याओं के अलावा और भी संख्याएं होती है। जैसे मैंने लिख दी यहाँ कि रोड में -2, रोड के अंदर -2, तो रोड के अंदर आने वाली माइनस की संख्या है, रोड के अंदर आने वाले माइनस पूर्णांक अगर इस प्रकार की अगर कोई संख्या है तो ये वास्तविक संख्या नहीं होती, ये काल्पनिक संख्या कहलाती है, जिसके बारे में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमारे सिलेबस में चीजें नहीं है, कक्षा 10 तक काल्पनिक संख्या नहीं है। यह है अपनी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं के बाद में आगे फिर हमको पढ़ना है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के बारे में। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अब यहां से अपने क्वेश्चन बढ़ेंगे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय यानी यहाँ से लसप है, मैसप है, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, यहाँ से क्वेश्चन बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में हमको पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं के बारे में, जैसे √2, √3,
√5। ये जो अपरिमेय संख्या है इनको सिद्ध कैसे करते हैं, सिद्ध करके बताना हमको कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सेकंड पर आते हैं हम, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। आगे है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, तो देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। और यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है यदि इसके क्रम पर विचार न किया जाए। आइए समझते हैं इसको। देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या क्या होती है, एक बार इसको देख लेते हैं पहले। भाज्य और एक अभाज्य। भाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, मतलब ऐसी संख्या जिसमें दो से ज्यादा संख्याओं का भाग जाता हो। जैसे मैं एक संख्या लिख रहा हूं यहाँ पर 12, तो 12 एक ऐसी संख्या है कि 12 में एक तो 1 का भाग जा रहा है, फिर 12 में 2 का भाग भी जा रहा है, 12 में 3 का भाग भी जा रहा है, 12 में 4 का भाग भी जा रहा है, 12 में 6 का भाग भी जा रहा है, 12 में खुद 12 का भाग भी जा रहा है। इन 12 में इतनी सारी संख्याओं का भाग जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, इन 12 में 6 संख्याओं का भाग जा रहा है, मतलब 12 के 6 गुणनखंड है। तो परिभाषा ये है कि ऐसी संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है। इसका मतलब जो 12 है ये कौन सी संख्या है, कि भाज्य संख्या है। जैसे एक संख्या लिख रहा हूं मैं 7, तो 7 एक ऐसी संख्या है कि 7 में या तो 1 का भाग जाएगा या फिर इस खुद 7 का भाग जाएगा। इस खुद के अलावा और 1 के अलावा 7 में और अन्य संख्या का भाग ही नहीं जा रहा। तो ऐसी संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है, और ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। तो ये भाज्य और अभाज्य कंप्लीट हो गया होगा। अब समझिए अपनी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय को। प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई सी भी भाज्य संख्या हो, किसी भी प्रकार की कोई सी भाज्य संख्या हो, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। और यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है। यह गुणनखंडन अद्वितीय होता है, मतलब जिन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम भाज्य संख्या को लिखेंगे उनके अलावा और दूसरी अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, केवल उन्हीं अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो यह जो गुणनखंडन होगा ये अद्वितीय होगा, यानी जो गुणनखंडन होगा उसके अलावा और दूसरा कोई गुणनखंडन दूसरी प्रकार से या दूसरी
जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम नहीं लिख सकते जिन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हमने लिखा है। यदि इसके क्रम पर विचार न किया जाए, जैसे एक 12 ले लेते हैं हम, 12 एक संख्या है और 12 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, तो 12 को कैसे लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है 2 2 3, डबल बार 2 है इसमें, एक बार 3 है। तो मैंने यहाँ पर एक भाज्य संख्या को, 12 एक भाज्य संख्या है और भाज्य संख्या को मैंने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो यही तो है अपनी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो गुणनखंडन है कि अद्वितीय होता है, मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी और इनके अलावा जो अभाज्य संख्या उनके गुणनफल के रूप में नहीं लिख सकते, ये फिक्स है अपने आप में। यदि इसके क्रम पर विचार न किया जाए, यदि इसके क्रम पर विचार न किया जाए, यानी अगर इसके क्रम को अगर नहीं देखें हम, इसको हम 3 गुणा 2 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। यदि इसके क्रम के बारे में अगर हम नहीं सोचे, अगर इसके क्रम के बारे में विचार नहीं करें, तो ये जो गुणनखंडन है ये अपने आप में अद्वितीय होता है, इनके अलावा और गुणनखंडन नहीं हो सकते। ये है अपनी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसके बाद में तीसरी चीज पढ़नी है इसमें, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना। जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनको हम इस प्रकार सिद्ध करके बताएंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। तो उसमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करने के लिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है, विरोधाभास विधि। उसमें क्या करते हैं, विरोधाभास विधि में समझा देता हूं। जैसे हमको अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या है उसको हम उसका उल्टा मान लेते हैं, उसका विपरीत मान लेते हैं, हम उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। परिमेय संख्या मान कर हम उसको जब हल करेंगे आगे, तो कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि उसमें परिमेय संख्या के गुण होंगे ही नहीं। हमने माना है परिमेय संख्या, लेकिन आगे ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जब उसको हम सोल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, वहां पर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी कि उस संख्या के अंदर अपरिमेय संख्या के गुण है ही नहीं। फिर हम लास्ट में कह देंगे भाई हमसे गलती हो गई, हमने जो माना था वो गलत मान लिया। तो हमारी जो गलती हुई है, हमारी जो भूल हुई है, उस भूल के कारण हमने अपरिमेय संख्या मान ली इसको। ये तो अपरिमेय, ये जो परिमेय संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है, ये तो अपरिमेय संख्या। तो वो तो विरोधाभास विधि है, उल्टा मानते हैं उसमें, लास्ट में जाके हम कह देते हैं कि हमसे गलती हो गई। तो ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या नहीं है कि अपरिमेय संख्या है।